अरे ओ रितिका, तुम ऐसे कब तक सोती रहोगी? देखो तुम्हारा गांव खटकपुर आने वाला है। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं चला। रमेश जी, मैं कब आ गई? मेरी तो आंख लग गई थी। गांव आने की खबर सुनकर रितिका बहुत ही खुश होती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और रितिका ये बात से अनजान थी कि उसके साथ गांव में क्या होने वाला है। जी मैं आज बहुत ही खुश हूँ। गांव में खेतों की खुशबू। हाँ रमेश जी, गांव में मैं बहुत ही मस्ती करूंगी। रमेश रितिका की ये सब बचकानी बातें सुनकर हंसने लगता है और तभी बोलता है, रितिका, तुम भी ना ये सब बच्चों वाली बातें करती हो। हमारी शादी के 25 साल हो गए हैं, समझी? अभी तुम बची नहीं हो। आप क्या जानो रमेश जी, एक औरत 25 साल की हो या 50 साल की, अपने गांव जाने की कितनी खुशी होती है, आप नहीं समझ सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर आके रुकी और रितिका को स्टेशन से ले जाने के लिए उसके पिता और भाई आए थे। तभी रितिका अपने पिताजी से नाराज होकर बोलती है, पिताजी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर आप क्यों आए? मैं कोई अकेली थोड़ी आ रही थी, मेरे साथ रमेश जी तो थे ना। हमने भी तो तुमको मना किया था, तो तुम भी तो आई ना, तुम वहां रुकी क्यों नहीं? भाई की बात सुनकर गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, तभी रमेश ने उसकी हाथ पकड़कर उसे शांत किया। फिर रितिका के भैया से बोला, भैया जी, आप ये बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पिछले 4 सालों से गांव आने से मना क्यों कर रहे हैं? आखिर कब तक वो अपने माता पिता से दूर रह सकती हैं? अरे उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं कि नहीं? बेटा, क्या हमें उससे मिलने का मन नहीं करता है? मगर कोई तो परेशानी होगी जो हम लोग उसे नहीं बुला रहे हैं, और हम क्यों उससे मिलने दिल्ली आ रहे थे। चलो, जब आ ही गए हो तो घर चलो, घर चलो, घर चलकर बात करते हैं। रितिका का सारा उत्साह खत्म हो गया था। उसका तो मन कर रहा था कि अगली ट्रेन को पकड़कर वो फिर से दिल्ली चली जाए, लेकिन माँ से मिलने का चाह और जन्मभूमि का चाह ऐसा होता है कि ऊश से बाहर कोई नहीं आ सकता है। वो अपने माँ से मिलने के लिए घर पहुंच गई। उसकी माँ बहुत देर से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, बहुत दिनों के बाद हमारी रितिका, हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर आई है। बहू, जरा जाकर आरती की थाली लेकर आओ तो उसकी नजर उतार दूं। रितिका की आरती उतारकर उसकी माँ उसको घर के अंदर ले आती है, लेकिन घर के किसी भी परिवार वालों को खुशी नहीं थी, बल्कि उसके आने से सब लोग मायूस थे और सब लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे से कुछ कह रहे थे जो रितिका और रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऋतिक की भाभी की आंखें न जाने किसे घर में ढूंढ रही थी। बेटी, नहा धोकर रेडी हो जा, तब तुम दोनों को खाना खिलाने का बंदोबस्त करती हूँ। माँ के कहने पर रितिका नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहां उसे एक गुड़िया नजर आ रही थी। उस गुड़िया के आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक वो गायब हो गई। वो घबरा के नहाना भूल गई। तभी बाहर से उसकी माँ ने बाथरूम का दरवाजा नॉक किया। रितिका, तू इतने देर से तू बाथरूम में क्या कर रही है? मुझे तुझसे बहुत बातें करनी है। फिर तेरी शाम की गाड़ी भी है ना? शाम की गाड़ी? मगर क्यों माँ, मुझे आज नहीं जाना है। बस आप तू वो मत पूछ, तू जल्दी से नहा के आ। इतना कहकर रितिका की माँ जाने लगती है। तभी रितिका बाथरूम से बाहर आके रोक लेती है और बोलती है, पिताजी, भैया, आप लोग जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है। तू कहती थी ना कि आप कैसे भैया हो जो अपनी बहन को कभी भी याद नहीं करते हो। अरे कोई भाई ऐसा हो सकता है क्या जो अपनी बहन को याद ना करे?
परंतु हमारी मजबूरी है तुम्हें ना बुलाने का। बहुत ही बड़ी गलती हो गई है हमसे। इतना कहते ही रितिका के भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गलती कैसी गलती भैया, बताइए ना क्या हुआ है भैया, कुछ तो बोलिए। रितिका का बड़ा भाई कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपनी पत्नी को। दोनों ही उदास थी। माँ की आंखों में पछतावा तो पत्नी की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। रितिका के भाभी ने गुस्से में अपने पूरे परिवार वालों को देखा और कुछ सोचते हुए वो अपनी कहानी सुनाने लगती है। रात का समय था, सड़क सुनसान थी। सड़क पर लोगों का आना जाना बंद हो चुका था। उसी दिन हम लोग कार से जा रहे थे, तभी आपके भैया ने कार एक सुनसान जगह पर रोक दिया। आपको क्या हो गया है? आपने यहाँ कार को क्यों रोक दिया? ये तो हाँ, मुझे पता है ये शमशान है। तुम मेरे साथ चलो चुपचाप। आपको तो पता है ना कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ। इस स्थिति में दिन के समय में भी शमशान के पास नहीं आते हैं और आप रात में मुझे यहाँ लेकर आ गए। अरे ओ बहू, यहाँ तुम्हारे भलाई के लिए ही आए हैं। चलो अब बहस मत करो, वो हमारा इंतजार कर रहे होगे। यहाँ पर हमारा कौन इंतजार कर रहा होगा? जद्दा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप चलो, समझी? इतना कहते ही वो लोग वहां से चल देते हैं। तभी कुछ देर बाद वो शमशान के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर चीता जल रही थी। उसके पास एक अघोरी बैठा हुआ था। हाँ, तो क्या ये वही औरत है जिसके पेट में वो लड़की है? हाँ, ये वही है। बहुत ही मुश्किल से पता लगाया थे। आजकल के तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते हैं। आप इस लड़की का कोई उपाय कर दीजिए ताकि अगली बार ये लड़का बनकर पैदा हो। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या फर्क पड़ता है, लड़का है या लड़की? हाँ, फर्क पड़ता है। पहले ही मेरी एक लड़की है, अब एक और लड़की नहीं चाहिए मुझे। और हम इस लड़की को मार थोड़ी रहे हैं। मारना होता तो अस्पताल में जाते, यहां पर नहीं आते। और हाँ, हम इसे वापस भेज रहे हैं ताकि ये लड़का बनकर पैदा हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या ऐसा होता है कभी? हाँ, होता है, तभी तो यहाँ आए हैं हम। आप तुम ज्यादा बहस मत करो। तुम आप चुपचाप यहाँ बैठो। वह अपनी पत्नी को वहां अघोरी के पास बैठा देता है और वो अघोरी मंत्र बोलता है और अग्नि कुंड से एक बवंडर निकलता है और उस बवंडर से कुछ धुआं निकलता है और कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाती है। जब तक होश आता है तो वो अपनी बेटी को खो चुकी थी। वो अंदर अंदर खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी, मगर अपने पति और सास के आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। मगर वो दोनों जिसे एक आम घटना मान रहे थे, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन बाद वो जिसे मार दिया गया था, वो लड़की फिर से उन लोगों के जिंदगी में आ जाती है। वो कभी अपनी माँ को आईने में नजर आती है तो कभी घर के छत पर। उसकी आंखों में आंसू के जगह पर खून बहता था। एक दिन रात का समय था, सड़कें सुनसान थी। वो तेजी से चिल्लाते हुए भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई उसके कानों में जोर से चिल्ला रहा हो। वो सर को पकड़कर रोड पर बैठ जाता है। उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में
एक ट्रक वाला उसे मार कर चला जाता है। तभी से ये कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा और वो मर जाता है। दूसरे तरफ घर में भी उसकी माँ को छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। बड़ी डरावनी और भयानक आवाज थी वो। कौन रो रहा है? सामने आओ। कौन हो तुम? मगर आवाज बहुत ही तेज होती गई। वो देर रात तक उस आवाज को ढूंढ रही थी। पूरे घर की लाइट कभी जल रही थी, कभी बुझ जाती, तो कभी अंधेरा हो जाता। माँ पागल होकर दीवार पर सर को मार रही थी। उस रात घर में एक और बेटी की मौत हो जाती है। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। और फिर दीवार पर लिखा था कि तुम्हें कोई बेटी नहीं चाहिए ना, आप घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। हमने तांत्रिक को भी बुलाया, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अब इस घर में किसी बहन बेटी को मत आने देना। अब हर रात हमें डर कर जीना पड़ता है। आज भी इस घर में मेरे बच्चों के रोने की आवाज आती है। हाँ बेटी, बहुत ही बड़ी गलती हो गई है हमसे। अपनी 2 पोतियों को खोने के बाद आप तुझे खोने की हिम्मत नहीं है। चली जा, चली जा। शाम होने के पहले तू यहाँ से चली जा। हाँ रितिका, तुम यहाँ सेचले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने बच्चों के गम में कहीं गलत कदम ना उठा लूं। रितिका पूरी बात सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। खुद को मोड़न कहने वाला उसके इस परिवार की सोच कितनी घटिया है। गुस्से में वो कुछ ना कह पाई। बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद वो साथ हुई तो अपनी माँ और भाई की ओर देखकर बोली, आप लोगों ने गलती नहीं गुनाह किया है। आपने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया? आप लोगों ने पैदा होने से पहले ही मेरी भतीजी को मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? माफ कर दे, गलती हो गई। मगर रात होने से पहले चली जा, यहाँ से चली जा। वो रितिका को भेजने की तैयारी कर रही थी। तभी वो बच्ची की आत्मा आ जाती है और रितिका को घायल कर देती है। वो घायल हो जाती है। उसके भाई को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तू लोगों को बेटियां नहीं चाहिए ना? अब तुम्हारे घर में कोई भी बेटी जिंदा नहीं बचेगी।